नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, हम रीट के अंदर पढ़ने वाले हैं चौहान वंश को। बड़ा ही शानदार टॉपिक है और बड़ा ही मस्त टॉपिक है और इससे जो है हमारे लगभग प्रश्न बन जाते हैं। राजस्थान के अंदर होने वाला कोई भी एग्जाम हो, चाहे अपना रीट हो, पटवार हो, एलडीसी हो, सेकंड ग्रेड हो, चाहे सीईटी हो, यानी कि कोई भी एग्जाम हो जिसमें राजस्थान जीके लगता है, तो उसमें ये टॉपिक बड़ा ही कॉमन है और यहाँ से लगभग प्रश्न आपके बनते ही हैं। तो इस टॉपिक को आपको कॉमन तैयार करना है। तो ये विशेष तौर से अभी होने वाले रीट के अंदर तो रीट एग्जाम के अंदर तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। साथ में अगर आप चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पटवार, एलडीसी, वीडियो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट नोट्स के तौर पर हम इसको देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर मैं कहूँ आपको कि आपको मात्र 2 पेज के अंदर पूरा चौहान वंश कंप्लीट मिल जाए और उसमें से आपको लगभग 70 से 80% आपको वहां से प्रश्न मिल जाए, तो इससे बढ़िया बात आपके लिए नहीं हो सकती। तो बस आज हम मात्र 2 पेज के अंदर, यानी कि बहुत ही शॉर्ट नोट्स के अंदर, वो सारी जानकारी जो कि चौहान वंश के लिए इंपॉर्टेंट है और चौहान वंश में इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। एक भी चीज को नहीं छोड़ेंगे, एक भी शासक को नहीं छोड़ेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है और जहां से प्रश्न बनते हैं। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, चाहे आपके पास दिशा वाली बुक हो तो वहां से आप देख लेना कि प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं और इससे आपके कितने प्रश्न बाहर जा रहे हैं। लगभग आपको 80% प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे और मात्र 2 पेज के अंदर। तो वीडियो को शुरू करते हैं, फटाफट से देखते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फटाफट से चौहान वंश को। यहाँ पर हम चौहान वंश में सांबर वाली जो शाखा है उसको, जालोर वाली शाखा को और साथ में हम रणथंभौर वाली शाखा, यानी कि तीनों के तीनों चौहान वंश को यहाँ पर हम डिटेल से क्लियर करेंगे। एक एक शासक को देखेंगे, उनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चौहान वंश को। बड़े ही महत्वपूर्ण जानकारी चौहान वंश, सांबर और शाकंभरी के चौहान को हम सबसे पहले यहाँ पर देखने वाले हैं। इन्हीं को हम जो है दोस्तों अजमेर के चौहान भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बाद में सांबर से जो है अजमेर आ गए थे और इनको हम जो है अजमेर के चौहान भी कहते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो गया कि चौहान वंश जो है उसको सांबर और शाकंभरी के चौहान कहते हैं और यहाँ पर उसको हम अजमेर के चौहान भी कहते हैं। दोस्तों, बात करें हम चौहान वंश के प्रारंभ की, तो 551 ईस्वी के अंदर इसका प्रारंभ हुआ था और इस चौहान वंश की नींव रखी थी दोस्तों वासुदेव चौहान ने। किसने रखी थी? वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी के अंदर सांबर में जो है चौहान वंश की नींव रखी थी। कहां पर रखी थी? सांबर के अंदर चौहान वंश की नींव रखी थी और यहाँ पर सांबर झील का निर्माण करवाया था। दो बातें इंपॉर्टेंट हैं वासुदेव चौहान के बारे में याद कर लेना। 551 ईस्वी के अंदर सांबर में चौहान वंश की नींव रखी थी वासुदेव चौहान ने और सांबर झील का निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने, ठीक है। दो बातें इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से वासुदेव चौहान के बारे में प्रश्न बनता है। इसके अलावा वासुदेव चौहान से कोई प्रश्न नहीं बनता है। बात करें दोस्तों गुवक प्रथम, तो यहाँ से कई प्रश्न बना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या प्रश्न बनता है कि नागवट सेकंड का सामंत था। तो गुवक प्रथम जो था वो नागवट सेकंड का सामंत था और इसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था सिक्कर के अंदर। याद रख लेना, हर्षनाथ मंदिर सिक्कर के अंदर जिसने निर्माण करवाया था हर्षनाथ मंदिर का, वो करवाने वाला था गुवक प्रथम, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो गुवक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था और ये नागवट सेकंड का सामंत था, ठीक है। तीसरे जो है हम शासक की बात करें तो वो है दोस्तों विग्रहराज सेकंड। कौन सा है? विग्रहराज सेकंड। चालुक्य शासक मूलराज को हराया था। चालुक्य शासक मूलराज को हराया था। अब डिटेल में हम नहीं जाना चाहते और हम यहाँ पर डिटेल से नहीं देख रहे हैं कि क्यों हराया था, क्यों युद्ध हुआ था। वो आप जाकर चाहे तो किताबों के अंदर देख सकते हैं, वहां पर आपको काफी सारी जानकारी मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर हम वही चीजें देख रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और जहां से डायरेक्टली सवाल बनते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों विग्रहराज सेकंड ने चालुक्य मूलराज को हराया था और भृगु कच्छ के अंदर आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। तो भृगु कच्छ यानी कि कच्छ गुजरात के अंदर आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। आशापुरी माता का मंदिर बनवाया था विग्रहराज सेकंड ने। और यह दोस्तों चौहान वंश का प्रथम प्रतापी शासक था। याद कर लेना, चौहान वंश का प्रथम प्रतापी शासक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो है दोस्तों विग्रहराज सेकंड, ना कि विग्रहराज चतुर्थ। यहाँ पर कई लोग जो हैं अरुणराज, अजयराज या विग्रहराज चतुर्थ या फिर पृथ्वीराज, इनमें से किसी एक को लगा कर आएंगे। तो यहाँ पर वो ऑप्शन में आपको विशेष तौर से दिया भी जाएगा। तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि आपको अगर विग्रहराज सेकंड दिया जाए और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चौहान वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन है, तो यहाँ पर आपको सही आंसर लगाना है विग्रहराज सेकंड, ठीक है। तो चौहान वंश का प्रथम प्रतापी शासक विग्रहराज सेकंड है, ठीक है। अब दोस्तों बात करें अगले शासक के बारे में, तो वो है दोस्तों वाकपति सेकंड।
इनके बारे में एक बात इंपॉर्टेंट है और वो है कि इनके पुत्र जो थे लक्ष्मण चौहान, उन्होंने नाडोल शाखा की शुरुआत की थी। इनके पुत्र लक्ष्मण चौहान ने नाडोल शाखा पाली की शुरुआत की थी। ठीक है, अगले शासक है दोस्तों अजयराज चौहान। कौन है? अजयराज चौहान। सन की बात करें तो इनके शासनकाल की बात करें तो 1113 ईस्वी में इन्होंने अपना शासनकाल संभाला था और दूसरा प्रतापी शासक है अजयराज। पहला प्रतापी शासक दोस्तों, पहला प्रतापी शासक है विग्रहराज सेकंड और दूसरा प्रतापी शासक है अजयराज। याद कर लेना फिर से, पहला प्रतापी शासक विग्रहराज सेकंड, दूसरा प्रतापी शासक अजयराज। सन 1113 ईस्वी। इसका दोस्तों काल जो है वो निर्माणकारी काल कहा जाता है, क्योंकि अजयराज ने जो है काफी सारे निर्माण करवाए थे, तो इसका काल जो है वो निर्माणकारी काल कहा जाता है। 1113 ईस्वी में इन्होंने अजमेर नगर की स्थापना करवाई थी, इसलिए जो है इसको अजमेर की शाखा भी कहते हैं या अजमेर के चौहान भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सांबर को छोड़कर बाद में अजमेर में आकर बस गए थे, तो यहाँ पर जो है अजमेर नगर की स्थापना करवाई थी अजयराज चौहान ने। ठीक है, और अजयराज के नाम पर ही जो है इस नगर का नाम अजमेर पड़ा था। दोस्तों अजयराज ने अजय प्रिय और ध्रुव नामक सिक्के चलाए थे। बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से कई बार प्रश्न बने हैं कि अजय प्रिय और ध्रुव नामक सिक्के किसने चलाए थे। तो अजय प्रिय और ध्रुव नामक सिक्के चलाए थे दोस्तों अजयराज ने। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है अजय प्रिय, तो अजय प्रिय और ध्रुव नामक सिक्के चलाए थे अजयराज ने। दोस्तों अगले शासक की बात करें तो वो है दोस्तों अर्णोराज। ठीक है, अजयराज के बारे में इतनी ही जानकारी मिलती है और अगले शासक हैं दोस्तों अर्णोराज 1130 ईस्वी। इन्होंने दोस्तों आना सागर झील का निर्माण करवाया था। इसको अर्णोराज को हम अनाजी के नाम से भी जानते हैं, तो इन्हीं के नाम पर जो है इस झील का नाम पड़ा था आना सागर झील। इनके दोस्तों दरबार में दो दरबारी विद्वान हुआ करते थे जिनका नाम था देवबोध और धर्मघोष। देवबोध और धर्मघोष नाम के इनके दो दरबारी विद्वान हुआ करते थे। बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहाँ से भी कई बार प्रश्न आए हैं, सीधे सीधे प्रश्न आए हैं कि देवबोध और धर्मघोष जो है किसके दरबारी विद्वान हुआ करते थे। तो वो अर्णोराज के हुआ करते थे। इन्होंने दोस्तों कांचन देवी से विवाह किया था और इनका एक पुत्र था जगदेव। क्या नाम था? जगदेव। बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनका पुत्र था जगदेव जिसने इनकी हत्या कर ली थी और इसको चौहानों का पितृहंता भी कहते हैं। जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। ठीक है, तो इनका पुत्र था जगदेव जो कि अपने पिता यानी कि अर्णोराज की हत्या कर लेता है, तो उसको जो है चौहानों का पितृहंता भी कहते हैं। ठीक है, पितृहंता का मतलब होता है पिता को मारने वाला। ठीक है, आगे बात करें अगले शासक के बारे में, तो अगले शासक है दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, यहाँ से लगभग प्रश्न बनते हैं, आपको पता होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज चौहान। तो विग्रहराज चतुर्थ के बारे में बात करें तो कला और साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल था। कला और साहित्य की दृष्टि से जो इनका काल था वो स्वर्णिम काल था। इन्होंने दोस्तों दिल्ली पर विजय की थी। सबसे पहले दिल्ली पर विजय करने वाले थे विग्रहराज चतुर्थ। इन्होंने दोस्तों कुछ उपाधियां धारण कर रखी थी, उसमें परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज, ये इनकी कुछ उपाधियां थी। ठीक है, और दोस्तों इनके एक दरबारी विद्वान हुआ करते थे जयानक, जिन्होंने दोस्तों इनको कवि बांधव की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, जयानक इनके दरबारी विद्वान थे, उसने इनको कवि बांधव की उपाधि प्रदान की थी। इन्होंने दोस्तों कंठाभरण संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था अजमेर के अंदर, जिसको हम वर्तमान में 2.5 दिन का जोपड़ा बोलते हैं। ठीक है, और 2.5 दिन का जोपड़ा कहा था दोस्तों जॉन मार्शल और पर्सी ब्राउन ने। ठीक है, और ये दोस्तों राजस्थान की पहली मस्जिद है जो कि 16 खंभों पर टिकी हुई है। 16 खंभों पर टिकी हुई राजस्थान की पहली मस्जिद है 2.5 दिन का जोपड़ा, जिसे जॉन मार्शल और पर्सी ब्राउन ने इसे 2.5 दिन का जोपड़ा कहा था। और ये पहले जो है कंठाभरण संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी। दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है हरिकेली। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और बहुत बार यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है कि विग्रहराज चतुर्थ की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है, तो वो है दोस्तों हरिकेली नाटक। कौन सी है? हरिकेली नाटक। और इसी हरिकेली के कारण किलहॉर्न एक कह सकते हैं कि विद्वान हुआ था, उसने कहा है कि कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता है। यानी कि हरिकेली नाटक बहुत ही अच्छा नाटक था, तो उसने कहा था कि ये जो विग्रहराज चतुर्थ है वो कालिदास और भवभूति की भी होड़ कर सकता है। तो कालिदास और भवभूति जो है वो संस्कृत के बड़े कवि रहे हैं, तो इसलिए कहा है किलहॉर्न ने कि ये कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता है। अजमेर में दोस्तों इसने सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था और बिसल सेठ झील का निर्माण करवाया था। तो विग्रहराज को बिसल देव के नाम से भी जानते हैं, तो इसलिए जो है इस झील का नाम बिसलसर झील पड़ा है। तो इसने बिसलसर झील और अजमेर में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया।
इसके दरबारी विद्वान हुआ करते थे सोमदेव, जिन्होंने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की थी। एक और कवि थे नरपति नालह, जिन्होंने विशलदेव रासो नाम से एक ग्रंथ की रचना की थी। क्लियर? तो सोमदेव का जो ग्रंथ है वो है ललित विग्रहराज, और नरपति नालह का जो ग्रंथ है वो है विशलदेव रासो। ठीक है, तो ये थी दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ के बारे में जानकारी। अगली बात करें दोस्तों, अंतिम शासक वो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, 1177 से 1192 ईस्वी। जन्म की बात करें तो 1166 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ। माता का नाम है कर्पूरी देवी, पिता का नाम है सोमेश्वर। इनके उपनाम की बात करें तो इनका उपनाम है दोस्तों भारतेश्वर, हिंदू सम्राट, सपाद लक्षेश्वर, दल पुंगल, विश्व विजेता और राय पिथौरा। एक बार फिर से देख लीजिए, इनके उपनाम से भी प्रश्न आता है कई बार। तो इनके उपनाम है भारतेश्वर, हिंदू सम्राट, सपाद लक्षेश्वर, दल पुंगल, विश्व विजेता और राय पिथौरा। इसमें राय पिथौरा इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, दल पुंगल इंपोर्टेंट है और सपाद लक्षेश्वर इंपोर्टेंट है, और एक भारतेश्वर। ठीक है, तो ये चीजें आप थोड़ी ध्यान रखें। 11 वर्ष में इनको शासक बना दिया गया था। तो 11 वर्ष की उम्र में इनको शासक बना दिया गया था। दोस्तों 11 वर्ष इनकी छोटी आयु थी, तो इनके संरक्षक के तौर पर जो है एक व्यक्ति को यहाँ पर नियुक्त किया गया था प्रधानमंत्री के तौर पर, और वो था दोस्तों कदमबास। तो कदमबास इनका प्रधानमंत्री था, और भुवने कमल जो है इनका सेनाध्यक्ष हुआ करता था। तो बात की जाए इनके प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री का नाम था कदमबास और सेनापति का नाम था भुवने कमल। ठीक है दोस्तों, इन्होंने महोबा का एक महत्वपूर्ण युद्ध किया था चंदेल शासक परमर्दी देव के साथ में। चंदेल शासक परमर्दी देव के साथ में इनका युद्ध हुआ था, महोबा का युद्ध, जिसमें आला और उदल सेनापति को इसने हराया था। परमर्दी देव के सेनापति थे आला और उदल, जिनको हराया था, और महोबा का जो सामंत है वो पंजुन राय को नियुक्त किया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने महोबा का सामंत पंजुन राय को नियुक्त किया था। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के दरबार में जो है कुछ प्रसिद्ध विद्वान हुआ करते थे, जिसमें एक तो है जयानक। जयानक ने दोस्तों तीनों शासकों के काल में कार्य किया था, या वो यूं कह सकते हैं कि दरबारी विद्वान रहा था। उसमें दोस्तों विशलदेव है, सोमेश्वर और पृथ्वीराज, यानी कि तीनों के काल में ये दरबारी विद्वान रहा है। ठीक है, बात करें इनके दरबारी विद्वान की, तो एक है वागीश्वर, विद्यापति गौड़, जनार्दन, विश्वरूप, पृथ्वीभट्ट और चंद्रप्रदायी। ठीक है, तो वागीश्वर हो गया, विद्यापति गौड़, जनार्दन, विश्वरूप, पृथ्वीभट्ट और चंद्रप्रदायी और जयानक, ये सारे के सारे इनके प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं। दोस्तों इनके बारे में पहला जो शिलालेख है पृथ्वीराज चौहान के बारे में, वो है दोस्तों बड़लिया या बेदला का शिलालेख। बड़लिया या बेदला का शिलालेख इनका पहला शिलालेख है, और इनका अंतिम शिलालेख है दोस्तों वो है आवड़दा का शिलालेख। कौन सा है? आवड़दा का शिलालेख। दोस्तों इन्होंने तराइन का पहला युद्ध किया था 1991 में, और इनका दूसरा युद्ध हुआ तराइन का 1992 के अंदर। दोस्तों तराइन के युद्ध की बात करें तो इनका सेनापति हुआ करता था खांडेराव, और मंत्री हुआ करते थे सोमेश्वर और प्रताप सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इनके बारे में सोमेश्वर और प्रताप सिंह और खांडेराव को लेकर यहाँ पर कुछ मनमुटाव हो जाते हैं, और यहाँ पर प्रताप सिंह और सोमेश्वर टाइम से पहुंच नहीं पाते हैं, और वो जाकर गौरी से मिल जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर खांडेराव जो है वो मृत्यु वीरगति को प्राप्त हो जाता है, और यहाँ पर जो है वो मोहम्मद गौरी जो है वो युद्ध जीत जाता है। कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है पृथ्वीराज को बंदी बना लिया जाता है। दोस्तों बात करें आगे पृथ्वीराज के बारे में, तो पृथ्वीराज जो है उसने आबू नरेश जैत्र सिंह की पुत्री इच्छिनी कुमारी से विवाह किया था, और वो जो है इस तराइन के युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गई थी। पृथ्वीराज की छत्री की बात करें दोस्तों, तो काबुल गजनी के अंदर पृथ्वीराज की छत्री है। पृथ्वीराज के स्मारक की बात करें तो तारागढ़ अजमेर के अंदर जो है पृथ्वीराज का स्मारक है। पृथ्वीराज की छत्री काबुल गजनी के अंदर, पृथ्वीराज का स्मारक तारागढ़ अजमेर के अंदर। चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक, चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक, और इस तराइन के दूसरे युद्ध के बाद में, यानी कि 1192 के बाद में ही जो है यहाँ पर मुगल शासन की यहाँ पर नींव पड़ जाती है। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में अजयराज को पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं भर से तोल देने का श्रेय दिया गया है। तो पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है उसके अंदर अजयराज को, ठीक है, हमने देखा ऊपर अजयराज ने अजय प्रिय और ध्रुव नामक सिक्के चलाए थे, उसी कारण जो है इसको पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं में भर देने का श्रेय दिया गया है, क्योंकि उसने खूब सारी चांदी की मुद्राएं बनाई थी। ठीक है, जिसमें उसने खूब सारे सिक्के चलाए थे, अजय प्रिय और ध्रुव नामक सिक्के चलाए थे, तो इसलिए कहा गया है कि उसने जो है पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर दिया था।
दोस्तों बात करें हम पृथ्वीराज के बारे में तो कन्नौज शासक जयचंद गहड़वाल की जो पुत्री थी संयोगिता, उससे विवाह किया था। ठीक है, तो संयोगिता से जो है पृथ्वीराज का विवाह हुआ था और संयोगिता जयचंद गहड़वाल जो कि कन्नौज का शासक था उसकी पुत्री थी। ठीक है, तो ये थी दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के बारे में विशेष जानकारी जो कि हमने यहाँ तक देखी। अब दोस्तों बात आती है आगे रणथंभौर के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों 1192 के अंदर पृथ्वीराज जो है पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि बंदी बना लेता है। और आपने वो स्टोरी देखी होगी जहाँ पर चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज आपस में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और मोहम्मद गौरी भी यहाँ पर मर जाता है। ठीक है, तो वहां से जो है मुगल शासन की नींव पड़ जाती है और रणथंभौर के अंदर दोस्तों एक नई शाखा का उदय होता है। वो होता है दोस्तों गोविंद के द्वारा। गोविंद कौन था? तो यह पृथ्वीराज का पुत्र था, पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था, जो कि 1194 के अंदर रणथंभौर चला जाता है और रणथंभौर के अंदर जाकर रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करता है। और ये कह सकते हैं कि ये रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक था। कौन था? तो गोविंद, जो कि पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था और उसने जाकर रणथंभौर के अंदर चौहान वंश की स्थापना की थी। अब दोस्तों अगला शासक आता है, वो आता है 1139 में। उसका नाम है दोस्तों हमीरदेव, बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हमीरदेव। जलालुद्दीन के दोस्तों दो आक्रमण होते हैं इसके समय में। पहला होता है 1290 में और दूसरा होता है 1292 में। जब 1290 में जो आक्रमण होता है उस समय दोस्तों यहाँ पर सेनापति हुआ करता था, वो हुआ था गुरदास सैनी, यहाँ पर मारा गया था। तो इसका एक सेनापति हुआ करता था गुरदास सैनी, जो कि यहाँ पर मारा जाता है। और दूसरा जो युद्ध हुआ था जलालुद्दीन का आक्रमण जो दूसरा हुआ था 1292 के अंदर, उसमें वो जो है इस किले को जीत नहीं पाता है, रणथंभौर के किले को जीत नहीं पाता है। तो वो जो है यहाँ पर एक कथन कह के जाता है कि मैं इस किले को जो है अपने बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो ये कथन भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना कि ये कथन किसने कहा था। तो ये कहा था दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। और किसके बारे में कहा था? तो रणथंभौर किले के बारे में कहा था। ठीक है, कि मैं इसको बाल के बराबर भी नहीं समझता। अब दोस्तों बात करें जलालुद्दीन के बाद में एक शासक बनता है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन के सेनापति मोहम्मद शाह और कैबरू को शरण दी थी। तो अलाउद्दीन का जो सेनापति था मोहम्मद शाह और कैबरू, उसको जो है यहाँ पर शरण दे देता है कौन? हमीरदेव। तो मोहम्मद शाह और कैबरू को यहाँ पर शरण दे देता है हमीरदेव और इसी के कारण जो है अलाउद्दीन यहाँ पर आक्रमण करता है 1299 के अंदर। तो 1299 के अंदर अलाउद्दीन का आक्रमण होता है। इसमें हमीर का जो सेनापति होता है वो होता है भीम सिंह और धर्म सिंह। तो भीम सिंह यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और अलाउद्दीन का जो सेनापति होता है वो होता है नुसरत खां और उलूग खां। तो यहाँ पर नुसरत खां भी जो है वो वीरगति को प्राप्त हो जाता है। फिर से देख लीजिए 1299 के अंदर अलाउद्दीन का आक्रमण होता है। हमीरदेव का सेनापति होता है भीम सिंह और धर्म सिंह। भीम सिंह यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हो जाता है। अलाउद्दीन का जो सेनापति होता है नुसरत खां और उलूग खां, तो यहाँ पर नुसरत खां मारा जाता है। ठीक है, 1301 में यहाँ पर दोस्तों साका होता है और रंगदेवी और पद्मला के द्वारा। रंगदेवी और पद्मला के द्वारा यहाँ पर 1301 में साका होता है। यहाँ पर दोस्तों 32 खंभों की छतरी बनी हुई है हमीर की, जिसे हम न्याय की छतरी कहते हैं और इसको हम कल्चर के अंदर भी पढ़ते हैं छतरियों वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर 32 खंभों की छतरी बनी हुई है रणथंभौर के अंदर, जिसको न्याय की छतरी कहते हैं। और इसी छतरी के नीचे दोस्तों यहाँ पर हमीरदेव जो है वो न्याय किया करते थे। दोस्तों यहाँ पर नयनचंद सूरी ने हमीर के बारे में एक महाकाव्य लिखा है, हमीर महाकाव्य। नयनचंद सूरी का जो काव्य है उसका नाम है हमीर महाकाव्य। चंद्रशेखर ने दोस्तों यहाँ पर हमीर हट लिखा है हमीर के बारे में। और जोधराज यानी कि सारंगधर ने यहाँ पर हमीर रासो लिखा है। तो जोधराज सारंगधर का हो गया हमीर रासो, चंद्रशेखर का हो गया हमीर हट और नयन चंद्र सूरी का हो गया यहाँ पर हमीर महाकाव्य। बात करें दोस्तों आगे जालोर शाखा के बारे में, तो यहाँ पर अपनी सांबर वाली शाखा और रणथंभौर वाली शाखा यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब बात करते हैं हम जालोर शाखा के बारे में, अंतिम शाखा है और इसके साथ ही हमारा चौहान वंश यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और आपको यहाँ से लगभग 80 से 90% मैटर आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा मात्र 2 पेज के अंदर। तो देखिए आगे देखते हैं जालोर का चौहान वंश। दोस्तों बात करें जालोर के चौहान वंश के, तो यहाँ पर दोस्तों शासक सबसे पहला आता है वो आता है दोस्तों यहाँ पर कीर्तिपाल, जो कि 1181 के अंदर आता है और इसने जालोर में चौहान वंश के जो है नींव रखी थी, सोनगरा चौहान वंश की नींव रखी थी। जालोर में सोनगरा चौहान वंश की नींव रखी थी और इसके पिता का नाम था अलहण। तो कीर्तिपाल चौहान ने
जालोर में सोनग्रा चौहान वंश की नींव रखी और यह संस्थापक हुआ करते थे जालोर के सोनग्रा चौहान वंश के। इनके पिता का नाम था अलहण। जालोर किले का इन्होंने निर्माण करवाया था और जालोर किला कहाँ पर है, तो वो सुकड़ी नदी के किनारे पर है। ठीक है दोस्तों, मोहनोत नैणसी ने एक कथन कहा था कीर्तिपाल के बारे में और बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है और यहाँ से भी कई बार प्रश्न बनते हैं, तो इस कथन को भी आप ध्यान रखना। क्या कहा था कि कितु एक महान राजपूत है, यानी कि कीर्तिपाल जो कितु है वो एक महान राजपूत है। ठीक है, ये कथन कहा था मोहनोत नैणसी ने। दोस्तों अगला शासक बनता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है और वो है कानड़देव चौहान। हालांकि एक और आते हैं वीरमदेव चौहान इनके बाद में। ठीक है, तो वो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी आप चाहे तो वो देख सकते हैं, पर हम फिलहाल देखते हैं कानड़देव चौहान के बारे में। ठीक है, इनके पिता का नाम था दोस्तों, वो था सामंत सिंह। इनके पिता का नाम था सामंत सिंह। और दोस्तों इनके समय में यहाँ पर सिवाना का युद्ध होता है। इनके समय में यहाँ पर सिवाना का युद्ध होता है 2 जुलाई 1308 को। कानड़देव चौहान के समय में सिवाना का युद्ध होता है 2 जुलाई 1308 को। यहाँ पर दोस्तों अलाउद्दीन का सेनापति होता है, वो होता है कमालुद्दीन गुर्ग। उसके नेतृत्व में यहाँ पर दोस्तों अटैक होता है या आक्रमण होता है। तो कमालुद्दीन गुर्ग को आप याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। तो सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करने वाला अलाउद्दीन का सेनापति था, उसका नाम था अलाउद्दीन गुर्ग। ठीक है, और इस युद्ध के अंदर दोस्तों सिवाना युद्ध के अंदर शीतल देव यहाँ पर शासक हुआ करते थे, वो यहाँ पर मारे जाते हैं और मैना दे यहाँ पर जौहर करती है। और इस सिवाना दुर्ग का नाम जो है यहाँ पर अलाउद्दीन खैराबाद कर देता है। क्या करता है? खैराबाद कर देता है। क्योंकि दोस्तों जो सिवाना दुर्ग है वो जालोर की कुंजी हुआ करती थी और पहले सिवाना दुर्ग को जीतना पड़ता था और उसके बाद में ही जालोर पर अटैक किया जा सकता था। ठीक है, तो पहले यहाँ पर सिवाना दुर्ग पर अटैक हुआ जिसमें शीतल देव मारा गया और शीतल देव शहीद होने के बाद में यहाँ पर मैना दे ने यहाँ पर जौहर कर लिया था और इस सिवाना दुर्ग का नाम जो है खैराबाद कर दिया गया था। उसके बाद में दोस्तों 1311 के अंदर जालोर पर अटैक होता है और यहाँ पर जतल दे के नेतृत्व में यहाँ पर जौहर होता है और जालोर का नाम बदलकर यहाँ पर जलालाबाद रख दिया जाता है। ठीक है, तो जतल दे के नेतृत्व में यहाँ पर जौहर होता है और जालोर का नाम बदलकर यहाँ पर जलालाबाद कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों जालोर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, जहाँ से अपने लगभग प्रश्न बन जाते हैं। आप चाहे तो दिशा वाली बुक या कोई भी आपके पास अच्छी बुक हो जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं या आपके पास कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं तो वो भी आप उठाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से इन 2 पेपर को लेकर अगर आप प्रश्न मिलाएंगे तो आपको वाकई में लगेगा कि यहाँ से अपने लगभग जो 70-80% प्रश्न मैटर हैं, आपका 90% मैटर यहाँ से आपका क्लियर हो रहा है। 10% का मैं नहीं कह सकता कि अदरवाइज ऐसा कोई प्रश्न आए जो इससे बाहर भी आ सकता है। बाकी आपको यहाँ से 80 से 90% मैटर इस 2 पेज के अंदर से आपको मात्र मिल जाएंगे। तो ये दोनों पेज जिसकी पीडीएफ के रूप में मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा परिहार एजुकेशन पर, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर देना। बाकी चाहे तो आप जो है अपने नोटबुक के अंदर उतार भी सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए और रीट की तैयारी के लिए विशेष तौर से चैनल पर जुड़े रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।